नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। ज्ञान की पाठशाला और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्रिया है। क्रिया जो टॉपिक है वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम जैसे 10th से लेके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ले लो, हर एग्जाम के अंदर क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्रिया जो आज हम पढ़ेंगे वो क्रिया है, तो बिल्कुल विस्तार से और समझ के पढ़ेंगे। आप बिल्कुल तत्पर बने रहिए हमारे साथ। तो हम करते हैं शुरुआत। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आप, मैं खाना खाऊंगा, जैसे देखना, चलना, घूमना, ठीक है, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना इत्यादि जो शब्द हैं ये सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखिए धातु। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य का करना, कार्य को करना। ठीक है, जैसे मैं गांव जाऊंगा तो उपरोक्त वाक्य में क्रिया है जाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, मैं रात को जागूंगा, मैं घर जाऊंगा। तो जो ये है, था, थी, घा, इस तरह के जो पीछे वर्ड आ रहे हैं तो एक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखिए आप, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध हो क्रिया कहलाता है। कोई सा भी कार्य करो, खाने का करो, पीने का करो, जागने का करो, सोने का करो, रोने का करो, हर एक चीज में एक क्रिया पाई जाती है। जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना, उठना, खेलना आदि इत्यादि। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य को करना। धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब आप जानिए कि क्रिया वाले जो शब्द है उनमें किस तरह से धातु छुपी होती है। जैसे आप देखिए, लिखना। अब लिखना जो शब्द है इसमें धातु कौन सी है? लिख से धातु का निर्माण हुआ है। ठीक है, लिखना जो शब्द है इसमें लिख धातु है और ना प्रत्यय लगने से ये क्रिया का रूप ले लेता है। तो लिख धन ना लिखना। ठीक है, जैसे दौड़ धन ना, तो इसमें धातु छुपी है वो दौड़े, दौड़ना। जैसे उठ, उठ धन ना। इसके आगे देखिए आप, जैसे सोना। अब सोना में धातु है वो सो है, सो धन ना, क्या है? सो, इसमें धातु है। उसी तरह रोदन ना, रोना, इसमें इस शब्द में जो धातु है वो रो है। जागदन ना, जागना। जैसे खाना है, खाना में धातु है खा, है खा, खादन ना। उस तरह जाना है, जाना में धातु है जादन ना। जो आगे का जो शब्द है ये सारी धातुओं के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे लिख दन ना से लिखना बना है, दौड़ दन ना से दौड़ना बना है, उठ दन ना से उठना बना है, सो दन ना से सोना बना है, रो दन ना से रोना बना है, जाग दन ना से जागना बना है, खा दन ना से खाना बना है। ठीक है, और जा दन ना से जाना बना है। जो आगे के जो इस शब्द हैं, वर्ड है, इनसे ये धातु के रूप में हम प्रयोग इनका लेते हैं। इससे आगे देखिए आप, जैसे आगे देखिए क्रिया के भेद। अब कर्म की उपस्थिति के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया। हम एक एक क्रिया को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए आप आगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में क्या अंतर है, इस तरह से इनसे वाक्य बनते हैं। तो जैसे आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्म नहीं होता, ये बिना कर्म की क्रिया होती है। जैसे आप देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। और एक देखिए,
वह किताब पढ़ता है। वह पढ़ता है और वह किताब पढ़ता है। मैंने यहाँ पर आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। आपको समझना है और बताना है कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है और कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता है और जो अकर्मक क्रिया होती है उसके अंदर कर्म नहीं होता, वो बिना कर्म की क्रिया होती है। तो देखिए आप, वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वो किस चीज को पढ़ रहा है? कुछ आपको पता है? नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि क्या पढ़ रहा है, कौन सी वस्तु पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम कर्म को बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कर्म कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो गई? इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखिए, वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल जानकारी मिल रही है। हमारा जवाब का यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि वह किस चीज को पढ़ रहा है। इसका उत्तर हमें दिख रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक कर्म की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तो देखते हैं हम आगे दोनों प्रकारों को, बिल्कुल एक एक क्रिया को हम विस्तार से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे, पहली क्रिया सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा कर्म होगा, कर्म की प्रधानता होगी। ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है, तभी आप इसको समझ पाओगे। जिस क्रिया में कर्म विद्यमान हो, जहां पर कर्म हो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी और जहां पर कर्म ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए आप, वाक्य में क्या और किसको पूछने पर उत्तर मिलता है, वही कर्म होता है। तो आपको जो ये दो बात लिखी मैंने, दो शब्द लिखे यहाँ पे, क्या और किसको, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इसके माध्यम से ही आप समझ पाओगे, क्योंकि आपको क्या और किसका, इसका आपको उत्तर मिलना चाहिए। जैसे आप देखिए सेंटेंस के माध्यम से, राम पतंग उड़ाता है। राम क्या उड़ाता है? राम क्या उड़ाता है? राम किसको उड़ाता है? तो राम क्या कर रहा है? यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है कि राम पतंग उड़ा रहा है, राम पतंग उड़ाता है, राम कर्म कर रहा है। कौन सा? राम पतंग उड़ाने का कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है। आगे देखिए, बच्चा क्रिकेट खेलता है। तो बच्चा क्या खेलता है? बच्चा किसको खेलता है? तो आपको क्या और किसको का यहाँ पर कुछ उत्तर पूछने पर उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका जवाब मिल रहा है। तो सकर्मक क्रिया। मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। बिल्कुल, मोर नाच रहा है, मोर कर्म कर रहा है, मोर नाचने का कार्य कर रहा है। भारत में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे होते हैं। भारत में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है? कि यहाँ पर हर 5 वर्ष में चुनाव किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक कर्म की प्रधानता हो रही है। तो इसमें वाक्य में भी, इस वाक्य में भी कर्म होकर सकर्मक क्रिया बन रही है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद हम अकर्मक क्रिया की तरफ चलते हैं। आगे देखिए सेकंड क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, कर्म की मौजूदगी ना हो, कर्म की प्रधानता ना हो, वो कौन सी क्रिया होगी? वह अकर्मक क्रिया होगी। आपको यही बात याद रखनी है सकर्मक क्रिया में, कि यहाँ पर कर्म होगा और अकर्मक में कर्म नहीं होगा। तो देखिए आप आगे, वाक्य में बिल्कुल उसका डिफरेंट है सकर्मक का। वाक्य में क्या या किसको पूछने पर उत्तर नहीं मिलता। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या और किसको पूछने पर आपको जवाब मिलता है, लेकिन अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या और किसको पूछने पर आपको कोई जवाब नहीं मिलता। तो देखिए आप आगे, हम पीते हैं। हम क्या पीते हैं? कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है हमें इस चीज की कि हम क्या पी रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। हम किसको पीते हैं? हम क्या पीते हैं, किसको पीते हैं, क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा। वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वो किसको पढ़ता है? कौन सी बुक पढ़ रहा है, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा है? कोई पता नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अकर्मक क्रिया का बोध हो रहा है। वह खा रहा है। क्या खा रहा है वो? कौन सी चीज खा रहा है? खाना खा रहा है या आइसक्रीम खा या कुछ और खा रहा है? आपने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? कोई पता नहीं क्या तोड़ दिया। यहाँ पर बिल्कुल भी सकर्मक का बोध नहीं हो रहा, हमें क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, आपने तोड़ दिया। ठीक है, वह पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? वो बच्चों को पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया। वो पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? वह किताब पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया। वो पढ़ाता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कर्म का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। और अगर कर्म का बोध होगा तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे आपने तोड़ दिया, अकर्मक क्रिया। आपने कांच तोड़ दिया, सकर्मक क्रिया। वह पढ़ाता है, अकर्मक क्रिया। वह बच्चों को पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया। वह खा रहा है, अकर्मक क्रिया। वह खाना खा रहा है, सकर्मक क्रिया। वह पढ़ाता है, वह पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। वह किताब पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। हम पीते हैं, अकर्मक क्रिया। हम जूस पीते हैं, सकर्मक क्रिया। इस तरह से आपको अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में अंतर करते हुए इसको समझना है और आगे बढ़ना है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए आगे, अगला जो प्रकार है क्रिया का,
प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। मैंने आपको पहले फर्स्ट में लिखवा दिया। आगे इनको एक एक पढ़ते हैं। पहला प्रकार है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया की प्रधानता हो, वाक्य के अंतर्गत एक ही क्रिया हो, ना कि दो। अब एक क्रिया जहां होगी वहां उस वाक्य को, उसमें कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। जैसे देखिए आप, जैसे कुत्ता भूखा, कुत्ता भूखा, मोहन जाता है। अब कुत्ता भूखा, कुत्ते ने एक ही क्रिया की, सिर्फ भौंकने की, कुत्ता भौंका। मोहन जाता है, मोहन जाता है, ठीक है। सीमा गई, सीमा गई। सोहन खाता है। अब देखिए, कुत्ता भूखा, मोहन जाता है, सीमा गई, सोहन खाता है। इन चारों वाक्यों के अंतर्गत सिर्फ एक ही क्रिया की प्रधानता की गई है। जिस वाक्य में एक क्रिया होगी वहां पर सामान्य क्रिया कहलाएगी। कुत्ता भूखा, मोहन जाता है, सीमा गई और सोहन खाता है। यहाँ पर हमें एक क्रिया का बोध किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये सामान्य क्रिया ही होगी। तो देखिए अगली क्रिया संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो क्रिया हो, अर्थ अलग अलग हो, आपस में भिन्न हो, तो ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आप, या जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो, हमेशा मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के पहले आती है, ठीक है। जब दोनों एक साथ प्रयुक्त हो तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे देखिए आप, सहायक क्रिया है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, इस तरह के जो वर्ण आते हैं सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन का प्रयोग हम वाक्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता, ये वाक्य अधूरा है लेकिन राम स्कूल जाता है। वह कल वहां गए थे, ठीक है। मैं कल वहां जाऊंगी, हम कल वहां जाएंगे। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, तो इनका प्रयोग हम वाक्य को पूरा करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आप, संयुक्त क्रिया के वाक्य किस तरह बनते हैं। वह काम कर रहा है, तो इसके अंतर्गत भी दो क्रियाएं विद्यमान है। जैसे करना और रहना, पहली क्रिया है ये करना और दूसरी रहना। वह काम कर रहा है। संयुक्त का मतलब ही हर वाक्य के अंतर्गत दो क्रिया विद्यमान होनी चाहिए। आगे देखिए, तुम बाजार चले जाना, तो इसके अंतर्गत भी दो क्रियाएं आपको नजर आ रही होगी, एक तो चलना और एक जाना, ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया। अब जो ये वाक्य है, बच्चा रोते रोते सो गया, तो इसके अंतर्गत मुझे तीन क्रियाएं दिख रही है। देखिए कैसे कैसे, रोना, सोना और जाना, ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया, ठीक है। आगे देखिए, बच्चा अब हिंदी पढ़ सकता है, पढ़ना और सकना, इसके अंतर्गत भी दो क्रियाएं। संयुक्त वाक्य से मतलब यही है कि वाक्य के अंतर्गत हमेशा दो क्रियाएं होनी चाहिए। तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो इसके आगे देखिए आप अगली क्रिया, नाम धातु क्रिया। वह क्रिया है जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के योग से हो। वह क्रिया जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के योग से हो, वहां नाम धातु क्रिया होती है। या मूल शब्द में आना प्रत्यय लगा होना चाहिए, या मूल शब्द के अंतर्गत अगर आना प्रत्यय हो तो वहां भी नाम धातु क्रिया का ही निर्माण होता है। जैसे देखिए आप, बात धन आना, बात धन आना, इसे क्या बनेगा? बतियाना। बात धन आना, बतियाना। शर्म धन आना, शर्माना। और लात धन आना, लतियाना। जैसे बात धन आना, बतियाना, हमने यहाँ पर संज्ञा हाथ धन आना, हथियाना। सर्वनाम अपना, अपनापन, अपनत्व। विशेषण गरम, गरमाया। जैसे देखिए आप, रोहन ने मुझे अपनाया, तो यहाँ पर इस वाक्य में जो शब्द है मुझे यहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, ठीक है। रमेश बहुत गर्माता है, यहाँ पर हमने रमेश की विशेषताओं का वर्णन किया है कि रमेश बहुत गर्माता है, ये उसका विशेषता है, मतलब गर्माने की एक प्रक्रिया है। वह अपने पिताजी से शर्माता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नाम धातु क्रिया है, इसके अंतर्गत यही है, आपको इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन चीज याद रखनी है कि
जब भी नाम धातु क्रिया आएगी वहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण का योग होगा और इसके बाद आना प्रत्यय का भी संभवतः यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम नाम धातु क्रिया को पहचान सकते हैं। तो आगे देखिए आप, देखिए आगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले संपन्न हो, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले संपन्न हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रियाओं के अंत में कर अथवा करके शब्द जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़कर चला गया, वह खाकर सो गया, वह यहाँ आकर वापस गया, वह मिल करके लौट गया। तो कर अथवा करके तो हमेशा जुड़ा ही रहेगा। जहां पर इस तरह के शब्द आएंगे वहां पर हमेशा ही पूर्वकालिक क्रिया विद्यमान होगी। जैसे आप देखिए, लिख एक धातु है, उसमें हमने अगर कर जोड़ दिया तो लिख कर। पढ़ एक धातु है, पढ़ में कर जोड़ दिया तो पढ़ कर। दौड़ एक धातु है, दौड़ में अगर हमने कर जोड़ दिया तो दौड़ कर, लौट कर, उठ कर। इस तरह से जो शब्द बनते हैं, रो कर, घा कर, इस तरह के शब्द हैं, इनमें धातु में अगर कर या करके जुड़ जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, जो धातु में जुड़कर बनती है। आगे देखिए आप, जैसे बालक पढ़कर सो गया। अब बालक ने पहले क्या किया? बालक पहले पढ़ा, फिर पहले पढ़ने की क्रिया की उसने, फिर सोने गया। तो जो पढ़कर है ये पूर्वकालिक क्रिया है। पक्षी दाना चुगकर उड़े, पहले दाना चुगे फिर उड़ने का काम किया, तो ये चुगकर भी पूर्वकालिक क्रिया है। वह नहाकर चला गया, पहले उसने नहाने की क्रिया की है जो पूर्वकालिक क्रिया है, फिर वो उसने चलने की क्रिया की है। राम खाना खाकर सो गया, पहले राम ने खाना खाने की क्रिया की है, फिर वो सो गया, सोने की क्रिया की है। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत यही होता है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया पहले होती है और मुख्य क्रिया बाद में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे क्रिया देखते हैं। देखिए आगे, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न कार्य करता हो और किसी दूसरे से अपना कार्य करवाता हो, वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। या किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तो वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे आप देखिए, वह आपको हंसाता है, वह आपको हंसाता है। उसने, सामने वाले ने आपको हंसाने के लिए इतना उकसाया, जैसे कोई जोक मार दिया, कुछ एक हंसी मजाक वाली बात कर दी, तो आप हंसने के लिए प्रेरित हो गए। ठीक है, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया। उस तरह देखिए, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया, तो किसी दूसरे ने तो आपसे काम करवाया है। यहाँ पे दे रखा ना, क्रिया कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हो। ठीक है, या कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। तो देखिए, माँ आज खाने में चावल बनाना, तो ये आपने माँ को प्रेरणा दी है कि माँ आप आज खाने में चावल बनाना, माँ मेरे लिए पानी लेके आना। तो ये आप किसी दूसरे से बोल रहे हो, उसको प्रेरणा दे रहे हो, उसको प्रेरणा दे रहे हो कि आप मेरे लिए ये काम करो। तो इसी के अंतर्गत प्रेरणात्मक क्रिया आती है। इसके बाद एक नोट लिखो आप, प्रेरणात्मक प्रेरणात्मक क्रियाओं अंत में वातावाती वाते, वाही वाहे वाही, वाना वाने वानी शब्द जुड़े होते हैं। जैसे हंसाता तो वाता, रुलाया तो वाया, बनाना तो वाना। तो इस तरह से शब्द है, वाया वाही वाहे, वाना वानी वाने। ठीक है, तो ये प्रेरणात्मक क्रियाओं के अंत में शब्द जुड़े हुए होते हैं। ऐसे शब्द जहां पर आते हैं, ऐसे वाक्य जहां पे आते हैं, वहां पर प्रेरणात्मक क्रियाएं होती है। तो जो ये हमारी क्रिया थी, ये लास्ट थी। हमने क्रिया को पूरी तरह पढ़ लिया है। इसके दो भाग होते हैं, प्रयोग या संरचना के आधार पर और दूसरा उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो हमने इसके दोनों प्रकार पढ़ लिए, सकर्मक और अकर्मक। जो इसका पहला भाग था उसके दो प्रकार थे, उनको पढ़ लिया। इसके 5 भाग थे, ये पढ़ लिए। तो क्रिया को हमने पूर्णतः समाप्त कर लिया है। तो हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए जोश, नए उमंग, नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।